बीते कुछ दिनों से यूक्रेन रूस वॉर का ट्रेंड देख लें तो जंग का सेंटर क्रीमिया बन गया है। नेटो की रणनीतिक चाल यह है कि अनुमान पुख्ता होता था कि लेकिन पहली बार यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इसे सच्चाई को स्वीकार कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सेवेस्तोपोल पर हमले की जिम्मेदारी भी ज़ेलेंस्की ने ही ले ली है। इस बात से खतरा बढ़ गया है कि क्या विनाशक हो चुकी जंग में पहला न्यूक्लियर विस्फोट क्रीमिया में होगा या फिर क्रीमिया में सुलगी जंग की चिंगारी कीव को न्यूक्लियर लपटों से भस्म कर देगी। जवाब इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। वॉर का फाइनल पार्ट ऑपरेशन क्रीमिया स्टार्ट। रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए नेटो कंट्रीज और अमेरिका से मिली मदद का मकसद अब साफ है। अमेरिकन स्विच ब्लेड ड्रोन के इस्तेमाल का वॉर जोन भी क्लियर है और नेटो की रणनीति रूस की सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर काला सागर के किनारे जिस शांत क्षेत्र में बना है उसे न सिर्फ अशांत करना है बल्कि उसे तबाह करके जंग को इसी क्षेत्र में शिफ्ट करना है। यही वजह है कि नेटो की रणनीति के तहत शुरू हुए ऑपरेशन क्रीमिया की धमाकेदार आधिकारिक शुरुआत हुई है। यूक्रेन से सेवेस्तोपोल तक 6 घातक ड्रोन्स का पहुंचना और रूसी फोर्स के इस्तेमाल के लिए बनाए गए ऑयल डिपो को इन ड्रोन से तबाह करना इस ऑपरेशन का पहला टीजर है। हालांकि रूस का दावा है कि 4 ड्रोन क्रीमिया के आसमान पर ही मार गिराए गए। बावजूद इसके 2 ड्रोन्स ने आने वाले दिनों की तस्वीर साफ कर दी। अब तय है कि जंग का केंद्र क्रीमिया को बनाया जा रहा है। सेवेस्तोपोल में रूस का बेस मेन टारगेट है और यह भी तय हो चुका है कि आने वाले दिनों में न्यूक्लियर वेपन क्रीमिया में ही इस्तेमाल होगा। और ये महज यूक्रेन के ड्रोन अटैक से मिले संकेतों के आधार पर ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि इन दावों का आधार है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का पहली बार कबूलनामा। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस जंग में रूसी टेरिटरी पर हुए अटैक को लेकर पहली बार प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने स्वीकार किया है कि ये हमला यूक्रेन की फोर्स ने किया है और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमले लगातार होंगे इसका भी ऐलान कर दिया गया है। कीव से जारी बयान का मजमून देखिए। सेवेस्तोपोल पर हुआ हमला सिर्फ एक शुरुआत है, अभी और धमाके होने बाकी हैं। हम क्रीमिया पर 100% कब्जा हटा लेंगे। वो न सिर्फ डोनबास क्षेत्र के मुकाबले क्रीमिया से और भी तेजी से भाग खड़े होंगे। यानी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर बता दिया है कि अब एपिसेंटर क्रीमिया है और क्रीमिया की तबाही की शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा यहां तक है कि इस जंग में अब रूस कमजोर पड़ रहा है, लीड क्रीमिया को मिल रही है। सेवेस्तोपोल पर हमले पहले भी हुए थे, लेकिन यूक्रेन ने कभी इन हमलों में अपने सैनिकों के हाथ होने की बात स्वीकार नहीं की थी। इस बार सेवेस्तोपोल में हमले को लेकर बात अलग है। ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ली है, बल्कि हमले को लेकर कॉन्फिडेंस लेवल भी दिखाया। ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस लेवल उसके रूस को दिए बयान से समझा जा सकता है। ये बयान क्रीमिया तक सीमित नहीं है, बल्कि जंग को कैसे आगे बढ़ाना है उस लिहाज से जारी किया गया है। ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा है कि 1 साल की जंग के दौरान रूस बहुत कमजोर हो गया है।
रूस ने बड़ी संख्या में अपने पेशेवर सैनिक खो दिए हैं। जिस संख्या में सैनिक गंवाए हैं उस मुकाबले जुटाए नहीं गए। इसके अलावा जो नए सैनिक रूस ने भर्ती किए हैं उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली है। रूस के नए सैनिक जंग लड़ने और जान देने से डरते हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इन हालातों के लिए जिम्मेदार भी रूस को ही ठहराया है। साथ ही ये कहा गया है कि खेरसोन के ऑपरेशन के दौरान रूस की ताकत घटने के संकेत भी मिल चुके हैं। हालांकि ऑपरेशन क्रीमिया के दौरान ये स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन यूक्रेन की आक्रामकता जिस तरह से क्रीमिया में रूस पर भारी पड़ती जा रही है वो बता रही है कि हालात क्रीमिया में भी ज्यादा अलग नहीं है। मतलब साफ है, नेटो की जिस रणनीति के तहत क्रीमिया या यूक्रेनी हमले हो रहे हैं वो महाविनाश का द्वार खोल रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि क्रीमिया को केंद्र बनने की शुरुआत पहले से हो रही है। कर्च ब्रिज से रूस को अलग करना, ब्लैक सी में रूस की जंगी तैयारी के तहत तैनाती होना और लगातार सेवास्तोपोल को धमाके से दहलाना इसका प्रमाण है। इसके अलावा नेटो से मिले हथियारों की रेंज का गणित भी बता रहा है कि जंग पूरी तरह से क्रीमिया पर शिफ्ट करने की तैयारी है, जिसमें सबसे ज्यादा रणनीतिक योगदान अमेरिका का हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर हथियार अमेरिका ने ही क्रीमिया को टारगेट करने के लिहाज से यूक्रेन को दिए हैं। क्रीमिया को टारगेट करने के लिहाज से नेटो ने बख्तरबंद गाड़ियां, हिमार्स, स्विच ब्लेड ड्रोन, लेपर्ड 2 टैंक और एंटी टैंक मिसाइल खास तौर पर दिए हैं। हालांकि ये सिर्फ संकेत थे, लेकिन अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के इस रणनीति के तहत ऑपरेशन क्रीमिया की शुरुआत का खुल्लम-खुल्ला ऐलान कर दिया गया है, जो आने वाले दिनों में न्यूक्लियर वॉर की आशंका को बढ़ा रहा है। और ये अनुमान नहीं है, बल्कि ज़ेलेंस्की के ऐलान का रूस से दिया गया जवाब है। रूस के पूर्व प्रेसिडेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी दिमित्री मदेवदेव ने क्रीमिया पर दिए ज़ेलेंस्की के बयान का जवाब देते हुए कहा है कि कीव सिर्फ जुबानी खर्च कर सकता है। वो क्रीमिया को सिर्फ ललचाई नजरों से देख सकते हैं ताकि उनके मालिक उनका संघर्ष देखकर खुश हो सके। अगर वो क्रीमिया लेने का इरादा रखते हैं तो ये युद्ध दशकों तक चल सकता है। हालांकि मेदवेदेव का ये बयान बताता है कि रूस की रणनीति फिलहाल क्रीमिया को लेकर सिर्फ एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है, यानी जैसे डोनबास के प्रांतों में जंग जारी है वैसे ही क्रीमिया में भी चलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रणनीति बदलेगी नहीं, क्योंकि रूस की तरफ से पहले क्रीमिया पर अमेरिकी हथियारों की पहुंच का मतलब न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के लिए उकसावा बता दिया गया था। नेटो की रणनीति यह है कि कीव को रूस का टारगेट बनने से बचाने के लिए इस जंग को किसी और दिशा में शिफ्ट किया जाए। नेटो ने सबसे महफूज दिशा दक्षिण समझी, जंग के लिए क्रीमिया चुना, लेकिन ये रूस के लिए न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के लिए उकसावा हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जैसे जैसे क्रीमिया के खिलाफ आक्रामकता बढ़ती दिखेगी वैसे वैसे रूस न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का रास्ता खोलेगा। और अगर ये बहुत जल्दबाजी में हुआ तो फिर मई का महीना न्यूक्लियर तबाही का महीना साबित होगा, जिसमें पहला महाविनाश देखेगा यूक्रेन। उसके बाद यूक्रेन से लगे नेटो के वो हिस्से जिन्होंने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मदद दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देगा जर्मनी। IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया गया है। रूस पर काउंटर अटैक करने वाला है यूक्रेन और इसका इस्तेमाल तब कर सकता है यूक्रेन वो सिस्टम जो उसे जर्मनी की तरफ से मिलने वाला है। IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम जर्मनी यूक्रेन को दे सकता है और इसके बाद रूस पर काउंटर अटैक करने वाला है दरअसल यूक्रेन। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है।
क्रीमिया में बारूदी जलजला आएगा। ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन क्रीमिया में महाविस्फोट करने वाला है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो मई में विध्वंसक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने को तैयार है। ज़ेलेंस्की ने इसकी तारीख भी तय कर दी है। ज़ेलेंस्की ने 15 मई को क्रीमिया विध्वंस की फाइनल डेट फिक्स की है। 15 मई को क्रीमिया में होने वाले इस विनाशकारी हमले को लेकर रूसी खेमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। मई में पुतिन की आर्मी पर बड़े हमले की तैयारी। मई में यूक्रेन करेगा क्रीमिया पर बहुत बड़ा अटैक। ज़ेलेंस्की लॉन्च करेंगे विध्वंसक काउंटर ऑफेंस। क्रीमिया विध्वंस की फाइनल डेट 15 मई को महाविस्फोट। पुतिन के टारगेट पर पूरा यूक्रेन है। रूस यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देना चाहता है। लेकिन ज़ेलेंस्की की आंखों में फिलहाल रूस के कब्जे वाला वो खास इलाका है जहां वो 15 मई के लिए बड़ा प्लान तैयार कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की का ये प्लान क्रीमिया में विध्वंस का है। क्रीमिया पर दोबारा यूक्रेन के कब्जे का है। रूस के हाथों से क्रीमिया को छीन लेने का है। क्रीमिया फतेह की फाइनल डेट ज़ेलेंस्की ने फिक्स कर दी है। ऑपरेशन क्रीमिया के लिए ज़ेलेंस्की की टीम ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक यूक्रेन 15 दिन बाद रूसी सेना पर बड़ा हमला करेगा। जिसमें क्रीमिया सबसे अहम टारगेट होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 मई को यूक्रेन क्रीमिया पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ऑपरेशन क्रीमिया ज़ेलेंस्की के लिए इतना अहम क्यों है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि क्रीमिया को जीतने के लिए यूक्रेन की तरफ से कैसी तैयारी की जा रही है। और ये क्यों कहा जा रहा है कि मई में क्रीमिया विध्वंस की फाइनल डेट तय हो चुकी है। खुद ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो मई में विध्वंसक काउंटर ऑफेंस लॉन्च करने को तैयार है। 15 मई को ऑपरेशन क्रीमिया लॉन्च होगा। वैगनर ग्रुप के चीफ ने भी ऐलान किया है कि यूक्रेन की तैयारी पूरी है। ज़ेलेंस्की F-16 और पश्चिमी देशों के हथियारों का इंतजार नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की अब रूस पर निर्णायक धावा बोलेंगे। ये दावा अलग अलग रिपोर्ट्स के हवाले से किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे इन दावों का इम्तिहान तो जंग मैदान में 15 मई को होगा। लेकिन यूक्रेन के इन दावों को लेकर बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से बिना नए हथियार मिले ही रूस पर बड़ा अटैक करेंगे? सवाल नंबर 2, ज़ेलेंस्की ने अपने दम पर काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने का फैसला क्यों किया? सवाल नंबर 3, क्या ज़ेलेंस्की नाटो से हथियार नहीं मिलने से जल्दबाजी में क्रीमिया पर अटैक करने जा रहे हैं? सवाल नंबर 4, क्या ज़ेलेंस्की आत्मघाती कदम उठाने जा रहे हैं? सवाल नंबर 5, बिना पश्चिमी हथियारों की क्रीमिया कैसे फतह करेंगे ज़ेलेंस्की? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अमेरिका और नाटो देशों से नए हथियार मिले बिना ही ज़ेलेंस्की जिस विध्वंसक जंग का प्लान बना चुके हैं, आखिर उसका परिणाम क्या होगा? क्या इससे वाकई यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर लेगा? यह क्रीमिया को बारूदी दांव पर देखकर रूस के घातक हमलों के बाद यूक्रेन खुद तबाह हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमला किया तो पुतिन यूक्रेन का क्या हाल करेंगे?
लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो जेलेंस्की ने 15 मई को क्रीमिया पर विध्वंसक हमले का मूड बना लिया है। क्रीमिया पर मई में होने वाले महाविस्फोट का ट्रेलर पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन दिखा भी रहा है। नए प्रहार में यूक्रेनी ड्रोन ने क्रीमिया के सेवेस्तोपोल बंदरगाह पर हमला किया, जिसमें वहां के ईंधन भंडारण केंद्र को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने कई मौकों पर रूस के अंदर घुसकर भी हमलों को अंजाम दिया है। रूसी सेना को चुनौती देते हुए यूक्रेन ने अपने हमलों को और बारूदी बना दिया। शनिवार को यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया में ड्रोन हमलों को जब अंजाम दिया गया तो रूस के ईंधन भंडारण केंद्र का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन रूसी कब्जे वाले क्रीमिया पर मई में कहीं ज्यादा बड़े हमले करेगा। हालांकि यूक्रेन अभी तक अमेरिका और नाटो देशों के हथियारों का इंतजार कर रहा था। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमान के दम पर वो रूसी सेना पर कड़ा प्रहार करेंगे। लेकिन अब जेलेंस्की बिना F-16 लड़ाकू विमानों के ही रूस पर काउंटर अटैक करेंगे। हालांकि रूस ने कई बार चेतावनी दी कि अगर पश्चिमी देश लड़ाकू विमान की खेप यूक्रेन को सौंपेंगे तो इसका अंजाम बेहद घातक होगा। कई एक्सपर्ट्स भी पहले कह चुके हैं कि अगर अमेरिका से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मिले तो फिर रूस यूक्रेन का नामो निशान मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपको बता दें कि अमेरिका के अलावा 24 देश F-16 विमान का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ताइवान और पोलैंड भी शामिल है। यूक्रेन को भले ही अमेरिका से F-16 विमान नहीं मिले, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन यूक्रेन के लिए लंबी दूरी की मिसाइल और आधुनिक हथियार खरीदना चाहता है। ब्रिटेन 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइलों को खरीदकर यूक्रेन को देना चाहता है। जिससे यूक्रेन अपने क्रीमिया प्लान को अंजाम तक पहुंचा सके। जेलेंस्की का क्रीमिया फतह का प्लान काफी दिनों से उनकी युद्ध प्राथमिकताओं में टॉप पर है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका के पूर्व जनरल बेन होजेस ने भी दावा किया था कि यूक्रेन क्रीमिया को रूस के कब्जे से वापस ले सकता है। यूक्रेन किस तरह से क्रीमिया पर दोबारा कब्जा कर सकता है, इसका ब्लूप्रिंट भी अमेरिकी जनरल ने बताया था। पूर्व अमेरिकी जनरल बेन होजेस के दावे के मुताबिक क्रीमिया को रूस से आइसोलेट करने और रूसी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी के बाद यूक्रेन का टारगेट होगा क्रीमिया को पूरी तरह स्वतंत्र कराना। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि यूक्रेन के लिए क्रीमिया फतह इतना आसान नहीं होगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर अटैक करने का ऑपरेशन छेड़ा तो यूक्रेन पर पुतिन न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं और यूक्रेन को पूरी तरह मटिया मेट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। महायुद्ध का सिर्फ क्रीमिया फ्रंट ही नहीं बल्कि पोलैंड सेंटर भी ओपन हो गया है। पोलैंड की जमीन पर एक मिसाइल गिरी तो तीसरे विश्व युद्ध का पोलैंड रूट खुल गया। दावा किया जा रहा है कि पोलैंड में मिसाइल का जो मलबा मिला है वो रूस की मिसाइल का है। मतलब यह कि नेटो की जमीन पर रूस की मिसाइल गिरी है। इस बात से न सिर्फ पोलैंड बल्कि नेटो भी भड़का है। अगर यह मिसाइल रूस की साबित हुई तो नेटो रूस के खिलाफ एटमी रण छेड़ सकता है। सवाल यह है कि आखिर क्यों, बता रही है हमारी ये एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट। एक मिसाइल की वजह से महायुद्ध छिड़ने जा रहा है। एक मिसाइल की वजह से महाविनाश होने जा रहा है।
मिसाइल की वजह से रूस और नाटो में एटमी टक्कर होने जा रही है। जी हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर का पोलैंड फ्रंट खुलने जा रहा है और इसकी वजह है वो मिसाइल जो पोलैंड की जमीन पर मिली। पोलैंड में मिसाइल का मलबा मिला है। दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइल रशिया की है और इसी के बाद से तीसरे विश्व युद्ध का संकट गहरा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल पिछले साल दिसंबर में फायर हुई थी। पोलैंड के फाइटर जेट ने इसे देखा था लेकिन ट्रैक नहीं कर पाए थे। अब 4 महीने बाद मिसाइल का मलबा यूक्रेन की धरती पर मिला है। इसी के बाद से महाविनाश का सायरन बजने लगा है। माना जा रहा है कि यह हवा से जमीन में मार करने वाली KH-555 क्रूज मिसाइल का मलबा है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पोलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसियां और आर्मी मिसाइल के मलबे की जांच कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इसका सच दुनिया के सामने आएगा। अगर ये मिसाइल रूस की हुई तो रूस और नाटो में महासंग्राम छिड़ना तय माना जा रहा है। पोलैंड नाटो का मेंबर है। पोलैंड में मिसाइल गिरी यानी नाटो की जमीन पर हमला हुआ। अगर ये मिसाइल रूस की हुई तो नाटो मॉस्को को मिटाने का मिशन लॉन्च कर सकता है। अगर नाटो ने अटैक किया तो पुतिन चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो भी नाटो को खत्म करने का ऑपरेशन लॉन्च कर देंगे और इस तरह तीसरी तबाही शुरू हो जाएगी। ये दूसरी बार है जब पोलैंड की जमीन पर मिसाइल गिरने से महायुद्ध का सायरन बज रहा है। पिछले साल नवंबर में पोलैंड की धरती पर एक मिसाइल गिरी थी। इससे टेंशन बहुत हाई हो गई थी। अब पोलैंड की धरती पर फिर से मिसाइल का मलबा मिला है। अगर ये रूस की मिसाइल हुई तो एटमी कोहराम मचना तय है। पोलैंड और नाटो रशिया पर हमला करे या ना करे, लेकिन रशिया पोलैंड पर हमला कर सकता है और इसका ऐलान तब हो गया जब पोलैंड ने एक स्कूल को सीज कर दिया। ये स्कूल पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में मौजूद है। इसमें वॉर्सो में रूसी एम्बेसी में काम करने वाले डिप्लोमेट्स के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पोलैंड ने इस स्कूल को ही सीज कर दिया। इस बात से मॉस्को इतना भड़क गया कि पोलैंड पर हमला करने का ऐलान कर दिया। पोलैंड में रूस के राजदूत ने कहा कि पोलैंड को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पोलैंड के एक्शन पर रूस खतरनाक रिएक्शन देगा। क्रेमलिन ने भी पोलैंड को मिटा देने का ऐलान कर दिया है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने पोलैंड को खत्म करने का प्रण ले लिया है। मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर बयान जारी कर कहा, रूस पोलैंड के साथ कूटनीतिक संबंध खत्म करने वाला है। पोलैंड का अस्तित्व नहीं बचेगा, रूस इसे जल्द ही मिटा देगा। रूस ने पोलैंड को खत्म करने की हुंकार इसलिए भर दी क्योंकि यही पोलैंड नाटो के इशारे पर युद्ध की आग को लगातार भड़का रहा है। पोलैंड लगातार यूक्रेन को फाइटर जेट, टैंक और दूसरे हथियार मुहैया करवा रहा है। नाटो सेनाएं जब भी रूस पर हमला करेंगी तो वो पोलैंड की तरफ से ही धावा बोलेंगी। यही वो वजहें हैं जिससे पुतिन पोलैंड पर बहुत पहले से ही भड़के हुए हैं। लेकिन इस बार स्कूल सीज कर पोलैंड ने पुतिन को चैलेंज कर दिया है। पुतिन ना तो चैलेंज लेने में पीछे रहते हैं, ना ही प्रतिशोध देने में। तो अब रूस किसी भी वक्त पोलैंड पर चढ़ाई कर सकता है। रूसी फौज जिस भी वक्त पोलैंड पर अटैक करेगी उसी वक्त रूस और नाटो में महासंग्राम शुरू हो जाएगा। दुनिया इस वक्त बहुत बड़े विनाश के मुहाने पर खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। यूक्रेन रूस में इस समय आमने सामने की जंग जारी है और इसका केंद्र है डोनबास। यहां अवदिव्का से लेकर बाखमुत तक के क्षेत्र पर पूरी तरह से बारूदी बादल छाए हुए हैं। इसीलिए TV9 भारतवर्ष की टीम ने इसी क्षेत्र की तरफ रुख किया और वो तस्वीरें भी जुटाई जो अब तक वॉर रिपोर्टिंग के दौरान कोई भी नहीं जुटा सका है। आप भी देखिए TV9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर मनीष झा की एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। हम इस वक्त T-72 टैंक पर सवार हैं। हम इस वक्त डोनबास में बाखमुत और अवदिव्का के बीचों बीच स्थित हैं।
इस वक्त हम रियल फ्रंट लाइन पर वहाँ हैं जहाँ सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ी जाती है। आप देख रहे हैं ये सब टैंक के जो गोले इस्तेमाल किए गए हैं उसके पार्ट्स हैं। देखिए ये इस वक्त मेरे हाथ में T-72 का गोला है जो टैंकिस्ट अभी रियल में फायर करने वाले हैं, यूक्रेन के बेस पर फायर करने वाले हैं। भयानक आवाज़ थी, टैंक हिल गया और अब हमें यहाँ से निकलने के लिए कहा गया। टैंक से गोले दागे गए हैं, अब कभी भी उधर से गोले दागे जा सकते हैं, इसलिए अब हम लोग तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं। ये रूस के कब्जे वाले डोनबास का वो क्षेत्र है जहां कब कहां से टैंक का गोला, रॉकेट या मिसाइल आकर गिर जाए कोई नहीं जानता। रक्षा नियमों के मुताबिक ना तो जगह का हम नाम बता सकते हैं, ना ही इसकी भौगोलिक स्थिति आपको दिखा सकते हैं। बस जो दिखा सकते हैं वो रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष का प्रसारण है। डोनबास में अंतिम चरण, TV9 भारतवर्ष पर लाइव प्रसारण। इस दहकते बारूदी वॉर जोन में TV9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर मनीष झा ने जैसे ही कदम रखा, वैसे ही आभास हो गया कि बारूद का कोई भी तिनका किसी भी वक्त इस इलाके में मौजूद रूसी सेना को तबाह कर सकता है। और इस तबाही का न सिर्फ TV9 भारतवर्ष गवाह बनेगा, बल्कि जान हथेली पर रखकर जो टीम इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है वो खुद जंग की ज्वाला से घिरी है। हम इस वक्त डोनबास में बाखमुत और अवदीवका के बीचों बीच स्थित है और T-72 टैंक पर सवार है और हमारा मकसद ये दिखाने को है कि देखिए इस इलाके में किस तरीके से रूस की सेना ने यूक्रेन की सेना को शिकस्त देते हुए इस इलाके में पूरी तरह से अपना होल्ड बनाए रखा है। TV9 की टीम आपको रूस के उसी वॉर स्ट्रेटेजी का वो हिस्सा दिखा रही है जहां पर आपके उन तमाम सवालों का जवाब है कि क्या होगा जब रूस और नाटो के बीच सीधी लड़ाई होगी, क्या होगा जब रूस के टैंक और नाटो के टैंक भिड़ेंगे। बाखमुत और अवदीवका के बीच किसी अनजान जगह पर यूक्रेनी सेना से मोर्चा लेने के लिए रूसी T-72 टैंक तैनात हो चुका था। बचाव के लिए सिर्फ मैदानी इलाके के दूसरी तरफ झाड़ियों वाला हिस्सा था, लेकिन जंग की वजह से तबाह हुए जंगल में ना तो टोही ड्रोन से बचा जा सकता था और न किसी अनजान हमले को रोका जा सकता था। इसलिए ताकत की नुमाइश जरूरी थी और इस नुमाइश का गवाह TV9 भारतवर्ष बना। देखिए ये इस वक्त मेरे हाथ में T-72 का गोला है जो टैंकिस्ट अभी रियल में फायर करने वाले हैं, यूक्रेन के बेस पर फायर करने वाले हैं और उसके बाद तुरंत हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि जवाबी कार्रवाई में वहाँ से भी गोले होंगे। और इन्होंने कहा कि इसको किसी भी हालत में गिरने मत देना, वरना फिर क्या होगा वो आप समझ ही सकते हैं, कितना बड़ा गोला यहाँ गिरेगा। तो ये अब यहाँ पर गोले दागने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि हमने अपना हेलमेट बदल लिया है, टैंकिस्ट ने मुझे अपना हेलमेट दिया है ताकि मेरे कान में उतनी धमाके की आवाज़ ना सुनाई पड़े और मुझे इशारा किया गया कि मैं झुक जाऊँ। और अब देखिए टैंक के भीतर कुछ साउंड मुझे सुनाई पड़ रहा है। मुझे नहीं पता अंदर क्या कुछ हो रहा है क्योंकि टैंक के अंदर की चीज़ें मुझे नहीं पता है और अब वो गोले दागने की तैयारी में है। निश्चित तौर पर देखिए रिपोर्टिंग के दरमियान इस तरह के क्षण आते हैं जब आपको भयानक आवाज़ थी, टैंक हिल गया, मेरे लिए बहुत कुछ था। और आप देखिए रियल गोले लगे हैं। मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है जब यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि और अब हमें यहाँ से निकलने के लिए कहा गया। इस तरह ताकत का एहसास कराना और मोर्चा लेने का दरअसल एक मकसद था। ये मकसद था यूक्रेनी फोर्स को रूस की तैयारी का एहसास कराना, क्योंकि रूस को खुफिया जानकारी मिली है कि यूक्रेन क्रीमिया प्लान के तहत कुछ घंटों में हाहाकारी एक्शन ले सकता है। इसीलिए रूसी फोर्स ने आक्रामकता दिखाने में कोई कमी नहीं रखी। इस वक्त हम रियल फ्रंट लाइन पर वहाँ हैं जहाँ सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ी जाती है।
आप देख रहे हैं ये सब टैंक के जो गोले इस्तेमाल किए गए हैं उसके पार्ट्स हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में लगे हुए, लगातार यहाँ से फायरिंग होती है। यहाँ से अवदीवका डायरेक्शन में जो वहाँ यूक्रेन की सेना मौजूद है, उधर फाइट होती है और इसी वजह से यहाँ पर टैंक की पोजीशन है और टैंक की पोजीशन से लगातार यहाँ से हमले किए जाते हैं। तो हम इस वक्त जा रहे हैं, हम इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए धमाके की आवाज़ आपको सुनाई पड़ी, जोरदार धमाके की आवाज़। सामने में उस तरफ यूक्रेन की सेना की पोजीशन है और यहाँ से लगातार फायरिंग की जाती है और हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये है T-72 क्लासिकल वर्जन, रूसी सेना का वो टैंक जिसके वर्जन भारतीय सेना के पास हैं और इंडियन आर्मी ने इन्हीं टैंकों के जरिए 65 और 71 की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाई थी, पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। यकीन मानिए, TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम जिस जगह पर मौजूद है वो कोई एक्सरसाइज जोन नहीं है, बल्कि जंग का मैदान है और इस जंग में मौजूद चेहरों पर हावी दुश्मन के हमले का डर इसकी पुष्टि कर रहा है। हालांकि इसी डोनबास क्षेत्र में रूस की एक्सरसाइज भी जारी है, लेकिन इस जगह का उस एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि एक्सरसाइज जरूर बता रही है कि जंगी तैयारी बेहद विनाशक दौर में है, जिसकी पुष्टि होती है डोनबास में रूसी सैन्य कैंप पर पहुंचकर, जहां यूक्रेनी सैनिकों के हर शव का प्रमाण मौजूद है। ये सब जो विदेशी हथियार है, कोई अमेरिकन है, कोई जर्मन है, कोई ब्रिटिश है, कोई पोलिश है, कुछ यूक्रेनियन भी है और इन सब को कब्जा करके फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सैनिकों को मारने के बाद रूसी सैनिकों ने हासिल किया है और इसे बतौर यादगार मेडल के तौर पर बेस पर रखा गया है। इसमें नई एंट्री भी हुई है कुछ, जैसे कि आप देखिए जो ब्रिटिश LMG है ये, और या फिर अमेरिकन जो आप गन देख रहे हैं इसको, और इनका कहना है कि ये सब का वो इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके पास जो रूसी हथियार है वो इससे ज़्यादा बेहतर है और उसका इस्तेमाल करने पर इनके सैनिकों को ज़्यादा बेहतर ढंग से आसानी से लड़ाई लड़ने में मदद मिलती है और इसीलिए बस इसे मेडल के तौर पर रखते हैं और अब ये इंतज़ार कर रहे हैं। सो जब अमेरिकन या फिर जो जर्मन टैंक आएंगे तो उसको ये मेडल के तौर पर इसी तरह से रखेंगे। वॉर जोन से अलग बेस पर जो दिख रहा है वो रूस की डोनबास क्षेत्र में मजबूत होती पकड़ का सबूत है, लेकिन वॉर जोन में अब भी आशंकाओं का जंगल है। खुले आसमान के नीचे रूसी टैंक का होना सीधा सीधा यूक्रेन को चुनौती देने जैसा है और इसका गवाह TV9 भारतवर्ष की टीम है। डोनबास के वॉर जोन से मनीष झा की रिपोर्ट। ब्लैक सी में यूक्रेन वॉर की शुरुआत से ही आग का दरिया लगातार उफन रहा है, लेकिन मई में ब्लैक सी में कुछ बड़ा होने वाला है। मई में ब्लैक सी में उठने वाले बारूदी बवंडर से ज़ेलेंस्की के खेमे में काफी हलचल मची हुई है। रूस ने क्रूज मिसाइलों से काले समंदर को दहला कर रख दिया है। पुतिन ने ब्लैक सी फ्लीट को यूक्रेन को बर्बाद करने का ऑर्डर दे दिया है। तो क्या अब काला सागर में यूक्रेन का बचना मुश्किल है? क्या ब्लैक सी ज़ेलेंस्की के लिए वाटरलू बन जाएगा? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ब्लैक सी बना जंग का सबसे बड़ा मैदान। ब्लैक सी फ्लीट का क्रूज एक्शन, समंदर में अब आर पार की जंग। क्या मई में ब्लैक सी बनेगा यूक्रेन के लिए विनाशक? ब्लैक सी में भयानक जंग छिड़ी हुई है। ब्लैक सी में बड़ी हलचल मची हुई है। ब्लैक सी से उठते बारूदी शोलों को देखकर यही लग रहा है कि काले समंदर से ही यूक्रेन वॉर के नतीजों का फैसला होगा। रूस ब्लैक सी से यूक्रेन पर जमकर क्रूज मिसाइलें दाग रहा है। यूक्रेन पर रूसी फ्लीट भयानक आग बरसा रही है। ब्लैक सी में यूक्रेनी सेना की जल समाधि बनाने की पुतिन ब्रिगेड ने मानो कसम खा रखी है। दरअसल यूक्रेन ने सेवस्तोपोल में ऑयल डिपो पर हमला करके
ब्लैक सी फ्लीट की ऑयल सप्लाई काटने की कोशिश की थी। इससे रूसी सेना बेहद गुस्से में आ गई। सेवास्तोपोल में यूक्रेनी अटैक से पुतिन भी बहुत गुस्से में है। सेवास्तोपोल में ऑयल डिपो पर हमला करके ब्लैक सी फ्लीट की ऑयल सप्लाई काटने की यूक्रेन की कोशिशों के बाद पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने का फरमान जारी कर दिया है। सेवास्तोपोल में हमले का बदला अब ब्लैक सी फ्लीट ले रही है। रूसी सेना क्रूज मिसाइलों से खेरसोन को दहला रही है। आपको बता दें कि खेरसोन वो इलाका है जहां इस वक्त यूक्रेन का होल्ड है, इसीलिए रूस खेरसोन को टारगेट कर रहा है। पुतिन के गुस्से को देखते हुए यूक्रेन ने खेरसोन को खाली करवाने का फैसला किया है। यूक्रेन ने माना कि खेरसोन में रूसी सेना का हमला बहुत भीषण होने वाला है। यूक्रेन जानता है कि रूस के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। रूस के पास न सिर्फ पर्याप्त मिसाइलें हैं, बल्कि वो लगातार इसका प्रोडक्शन भी कर रहा है। रूस ने हाल के दिनों में जिस मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले किए हैं, वो हाल ही में बनाई गई। एक तरफ जेलेंस्की के पास हथियारों की कमी होती जा रही है। रूस का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी देशों से यूक्रेन को वो हथियार नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी उम्मीद जेलेंस्की ने की थी। दूसरी तरफ रूसी सेना अत्याधुनिक हथियारों से पूरी तरह लैस है। युद्ध में रूस को भी काफी क्षति उठानी पड़ी है। इसके बावजूद रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। हाल ही में रूसी बलों ने खेरसोन में यूक्रेनी कमांड स्टाफ के अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइलों से ताबड़तोड़ अटैक किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के अनुसार इस हमले में रूस ने यूक्रेन का काफी नुकसान किया। इन रूसी हमलों के बाद यूक्रेन को खेरसोन पर सबसे ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है। खेरसोन के मोर्चे पर रूस ने लाखों सैनिकों की तैनाती कर रखी है। वहीं टैंक ब्रिगेड, डिफेंस सिस्टम, रॉकेट फोर्स और आर्टिलरी दस्ते को भी खेरसोन के मोर्चे पर रूस ने लगा रखा है। दूसरी तरफ ब्लैक सी में रूसी सेना के बढ़ते मिसाइल हमलों ने यूक्रेन को दहला दिया है। तो क्या ब्लैक सी में उठ रहे नए बारूदी बवंडर के बाद अब यूक्रेन पर जीत रूस के लिए आसान हो जाएगी? क्या समुद्री हमले से खेरसोन के साथ साथ पूरा यूक्रेन खत्म होने वाला है? ये सवाल हो सकते हैं, लेकिन ब्लैक सी में यूक्रेन भी रूस से लोहा लेने की पूरी तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन बनाया है। यूक्रेन अपने टोलो का ड्रोन को ब्लैक सी में उतार सकता है। अब तक यूक्रेन वाटर सरफेस ड्रोन से ही अटैक कर रहा था। कुछ दिन पहले भी यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत को सरफेस वाटर ड्रोन से डुबो भी दिया था। ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन की विध्वंसक तैयारियों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि काले सागर की जंग आने वाले दिनों में बहुत विस्फोटक होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। पुतिन ने बाखमुत विजय का नया प्रण ले लिया है और इसी के साथ ही विध्वंसक रण भी शुरू हो गया है। पुतिन ने बाखमुत विजय के लिए 8 मई की डेडलाइन फिक्स कर दी है और उसी फौज को ऑर्डर दे दिया है कि 8 मई तक बाखमुत जीतने के बाद वो कीव की तरफ कूच करें। पुतिन के आदेश के बाद ही संघर्ष शुरू हो चुका है। सवाल यह है कि क्या 8 मई तक बाखमुत पूरी तरह से बर्बाद होने जा रहा है? बाखमुत में रूस के हमले बहुत तेज हो गए।
हमले में तेजी की वजह पुतिन की डेडलाइन है। आठ मई 2023 यही वो तारीख है जब बागमुत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। 8 मई 2023 इस तारीख को खुद पुतिन ने जारी किया है। रूसी फौज के लिए बागमुत विजय की डेडलाइन है। पुतिन ने ऑर्डर दिया है कि 8 मई तक किसी भी हाल में बागमुत में जीत चाहिए। इसके ऑर्डर के बाद बागमुत में रूसी फौज ने जबरदस्त विध्वंस शुरू कर दिया है, क्योंकि 8 मई आने में सिर्फ 7 दिन ही शेष है। वक्त कम है और टास्क बड़ा है, इसीलिए पुतिन पलटन दिन रात बारूदी बारिश कर रही है। बागमुत के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त रूस का कब्जा है। जो इलाके बचे हैं उन्हें भी रशियन आर्मी 8 मई तक अपने अंडर में कर लेगी। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस इतनी आसानी से बागमुत पर कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सप्लाई रूट्स पर अब भी यूक्रेन का कब्जा है। दावे अपनी जगह, लेकिन सच यही है कि बागमुत में रूस बहुत मजबूत है। उससे बड़ी बात यह है कि पुतिन के ऑर्डर के बाद रूसी फौज जिस तरह की तबाही बरपा रही है, वो ऐलान कर रहा है कि बागमुत का बचना नामुमकिन है। जिस वक्त पुतिन ने बागमुत विजय का प्रण लिया है, उसी वक्त बागमुत से उनकी टेंशन बढ़ाने वाली खबर आ गई। वैगनर के लड़ाकों ने बागमुत का रण छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल बागमुत की जंग लड़ रहे वैगनर लड़ाकों को गोला बारूद नहीं मिल पा रहा है। कई बार डिमांड करने के बाद भी हथियारों की सप्लाई नहीं हो पा रही। इस बात से वैगनर चीफ रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर भड़के हुए हैं। वैगनर चीफ ने सबसे पहले चिट्ठी लिखी। जब बात नहीं बनी तो कैमरे पर आकर ऐलान किया कि अगर हमें तत्काल हथियारों की डिलीवरी नहीं हुई तो वैगनर के फाइटर बागमुत का रण छोड़ देंगे। वही वैगनर लड़ाके जंग का मैदान छोड़ने वाले हैं, जिनके दम पर रूस ने बागमुत पर कब्जा जमाया है। वही वैगनर जो रणभूमि में रूस के लिए निर्णायक रोल निभा रहे हैं। पुतिन की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जिस वक्त उन्होंने बागमुत फतेह की फाइनल डेट जारी की, उसी वक्त वैगनर ने बागी रुख इख्तियार कर लिया है। अगर वैगनर ने मैदान छोड़ दिया तो रूस के लिए 8 मई तक बागमुत विजय आसान नहीं होगी। रूस यूक्रेन जंग का दायरा जितना बढ़ रहा है, अमेरिका उतना ही इस जंग में अपना हाथ तंग कर रहा है। यह अनुमान नहीं है, बल्कि जानकारी है जो अमेरिका के एक खोजी पत्रकार ने सामने रखी है। दावा यहां तक है कि अब अमेरिका ने यह मान लिया है कि यूक्रेन को बचा पाना करीब करीब नामुमकिन हो गया है। इसीलिए फोकस साउथ चाइना सी की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि ताइवान के मुहाने पर चीन को घेर कर साख पर उठे सवालों का जवाब दिया जा सके। देखिए बड़ी जानकारी क्या आई है सामने। रूस यूक्रेन की जंग में अमेरिका सबसे ज्यादा एक्टिव नेटो मेंबर के तौर पर यूक्रेन का मददगार बना। यूक्रेन को हथियार दिए, रूस के खिलाफ रणनीतिक कार्रवाई भी की। लेकिन रूस के मोर्चे पर अमेरिका की मदद का प्रभाव उतना गहरा नहीं पड़ा। इसलिए दावा है कि अब अमेरिका ने यूक्रेन से फोकस हटाकर कहीं और कर लिया है। यानी यूक्रेन का काम तमाम, अब फोकस ऑन ताइवान। आपने बिल्कुल सही सुना,
यूक्रेन के वॉर जोन से रूस को टारगेट करने का ख्याल अमेरिका ने करीब करीब छोड़ ही दिया है। दावा है कि अब फोकस ताइवान के वॉर जोन से चीन को टारगेट करने पर है और यह दावा किया है अमेरिका के एक खोजी पत्रकार ने, जिनका नाम है क्लेटन मॉरिस, जिन्होंने रेडेक्टेड न्यूज प्रोग्राम में बतौर मेजबान पॉलिटिको में प्रकाशित लेख पर अपनी टिप्पणी दी है। दावा यह है कि व्हाइट हाउस यूक्रेन की आर्म फोर्स की जवाबी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप मिल रही नाकामी से डर रहा है, क्योंकि ये अपने सहयोगियों की उम्मीदों पर सुपर पावर की विफलता मानी जाएगी। यानी यूक्रेन एक तरह से खत्म हो चुका है और हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। हम चीन पर फोकस कर रहे हैं। आपने जो सुना वो सामान्य नहीं है, लेकिन खोजी पत्रकार की रिपोर्ट यही कहती है कि यूक्रेन के चैप्टर का अब अमेरिका ने दी एंड कर दिया है और नया अध्याय शुरू करने जा रहा है चीन के खिलाफ ताइवान की जमीन से। हालांकि ये फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे कारण क्या है, इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन हाल की ही हलचल बता रही है कि अमेरिका इस फैसले को लेने के लिए मजबूर है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। रूस यूक्रेन की जंग में चीन ने भी हस्तक्षेप किया है। दावा है कि चीन ने रूस को कई हथियार सप्लाई किए हैं। सीक्रेट डील के तहत ही रूस चीन ने मिलकर यूक्रेन में बढ़त बनाई है, इसलिए अमेरिका के लिए चीन को रोकना बेहद जरूरी हो गया है। ताकि यूक्रेन की तरह ताइवान में अमेरिका को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि यूक्रेन में एक तरह से रूस की आक्रामकता कभी कम नहीं हुई, उल्टा हथियार देकर अमेरिका और नेटो के सदस्य जरूर कमजोर हुए हैं। उन्हें आर्थिक और सैन्य नुकसान उठाना पड़ा है। यही वजह है कि यूक्रेन को सीरिया जैसे हाल में छोड़कर अमेरिका चीन पर फोकस करने जा रहा है, ताकि ताइवान में यूक्रेन जैसी स्थिति न हो, और ये मजबूरी भी है। यही वजह है कि अमेरिकन फोर्स की टुकड़ी ताइवान पहुंच चुकी है। अमेरिका ताइवान मिलकर वॉर ड्रिल भी कर रहे हैं। साउथ चाइना सी में ताइवान को मजबूत किया जा रहा है। ताइवानी क्षेत्र की रक्षात्मक घेराबंदी भी अमेरिका ने शुरू कर दी है। यानी आए दिन चीन की जो घुसपैठ ताइवान में होती है, पहले उसे रोकना मकसद है, ताकि ताइवान को सुरक्षित करके यूक्रेन से खराब हुई साख को बचाया जा सके। वही दुश्मनों का गुप्त रूप से साथ देने वाले चीन को एक क्षेत्र तक सीमित किया जा सके। यानी महाविनाश का नया फ्रंट ताइवान है, और अगर चीन घुसपैठ से बाज नहीं आया तो ये महाविनाश बहुत करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।